370 की स्थिति, धारा 370 की से उपजी हुई परिस्थितियों को जानने के बाद अब हम थोड़ा फिर पीछे की ओर जाएं, जहां मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 49 से युद्ध विराम लागू होता है, समझौता होता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत और पाकिस्तान के बीच, और स्थिति यथावत बनाए रखने की बात मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए। 20 जनवरी 48, मैं जनवरी 48 की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी 49 को युद्ध विराम आता है, लेकिन उससे पहले 20 जनवरी 48 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान की में समझौते के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन दोनों उसमें सहमत नहीं होते, मतभेद रहता है और ये समझौता रद्द हो जाता है। ये 20 जनवरी 48 की बात है, यानी हमले के दौरान ही, विलय के कुछ दिनों बाद ही, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हस्ताक्षर के कुछ दिनों बाद ही। तो पहला प्रयास असफल समझौते का। सन 48 में सुरक्षा परिषद ने चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना और अमेरिका इन लोगों की एक समिति बनाई। किनकी? चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना और अमेरिका। सुरक्षा परिषद इस बात के लिए अधिकृत है, एम्पावर्ड है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों को, ऐसे मामले जो उसके मंच पे आए हैं उसको सुलझाने के लिए समितियां गठित करे अपनी सोच के अनुसार। तो उसने इन 3 राष्ट्रों की एक समिति बनाई। उसका उद्देश्य था कश्मीर समस्या पर कोई ऐसा प्रस्ताव दे जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों। बाद में कोलंबिया भी इसमें शामिल किया गया और फिर बेल्जियम भी सदस्य बनाया गया। तो इस प्रकार 3 सदस्यीय समिति अब 5 सदस्यीय समिति बन जाती है। 5 देशों के लोग रहते हैं और ये समिति का उद्देश्य मैंने बताया, ऐसा प्रस्ताव सामने रखना जिस पे भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो जाएं। 13 अगस्त 48 को इनकी रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट के तहत वे 3 बिंदु सामने रखते हैं। पहला, पाकिस्तान अपनी सेना और कबायलियों को हटाए। पाकिस्तान अपनी सेना और कबायलियों को घुसपैठ के क्षेत्र से हटाए। दूसरा, ये जो क्षेत्र है जहाँ से पाकिस्तान अपनी सेना और उसको हटाएगी, यानी लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला क्षेत्र, वहाँ पर एक प्रशासन आयोग बैठाया जाए जिसका कार्य होगा वहाँ का दैनिक प्रशासन चलाना और खासकर इस क्षेत्र का जो अंदरूनी प्रशासन है उसके लिए स्थानीय लोगों को पदस्थ करना। तो दूसरा प्रस्ताव था इस प्रकार के क्षेत्र का प्रशासन आयोग की देखरेख में ही स्थानीय अधिकारी करेंगे। आयोग मतलब ये 5 देशों का जो आयोग था, इनके देखरेख में स्थानीय अधिकारी, वहाँ के निवासी लोग शासन चलाएंगे जब तक कि इसका समुचित समाधान नहीं निकल जाता इस समस्या का। और तीसरी बात जो इन्होंने कही थी वो थी कि जब पाकिस्तान इन शर्तों को पूरी तरह लागू करने की घोषणा करेगा, सूचना को आयोग को सूचना देगा, तो भारत भी अपनी अधिकांश सेना हटा लेगा कश्मीर से और अंतिम समझौता होने तक भारत युद्ध विराम सीमाओं के भीतर उतनी ही सेना रखे जितनी वहाँ के लिए आवश्यक हो। मैं तीसरा बिंदु फिर दोहरा देता हूँ। जब पाकिस्तान उपर्युक्त 2 शर्तों को पूरी तरह लागू कर देगा और लागू करने की सूचना दे देगा, तब भारत अपनी फौज हटा ले
और जब तक कि अंतिम समझौता नहीं हो जाता तब तक युद्ध विराम के क्षेत्र में उतनी ही सेनाएं भारत रखे जितनी वहाँ के लिए ज़रूरत है, वहाँ की अधिकारियों की सहायता के लिए ज़रूरत है। आयोग के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की सरकारों का पत्राचार होते रहा इन मुद्दों को लेकर। पाकिस्तान ने इस आयोग की बिंदुओं को पूरी तरह खारिज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी फ़ौज को पीछे हटाने को तैयार नहीं था, अपनी फ़ौज को वहाँ से हटाने को तैयार नहीं था। उसने आखिर 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर रखा था और वो तो पूरे कश्मीर पे कब्जा चाह रहा था। तो पाकिस्तान ने इस आयोग के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इस समिति ने युद्ध विराम के अलावा कश्मीर के विलय हेतु एक और बात कही थी। जो चौथी बात थी वो थी जनमत संग्रह। कश्मीर किस राज्य में जाएगा इसके लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा, बशर्ते भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें उन क्षेत्रों से हट जाएं, स्थानीय अधिकारी स्थानीय प्रशासन चलाएं और 5 देशों का आयोग इन पर नज़र रखे रहे। समिति ने जो जनमत संग्रह का जो प्रस्ताव रखा था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेबिसिट, PLEBISCITE, प्लेबिसिट। जनमत संग्रह अर्थात क्या? ऐसा मतदान जिसमें किसी एक विचार के पक्ष में या विपक्ष में मत डाला जाए। मैं फिर से कहूँ, ऐसा मतदान, जनता के द्वारा ऐसा मतदान जिसमें किसी एक विचार के पक्ष में या विपक्ष में मत डाला जाए, हाँ या ना के रूप में। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर मामले में यदि प्रस्ताव है कि कश्मीर को भारत में शामिल होना चाहिए तो उसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान करना होगा, हाँ या ना के रूप में। प्रधानमंत्री नेहरू ने सुरक्षा परिषद को ये आश्वासन दिया कि हम जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी फ़ौजें वहाँ रखा था, घुसपैठ बढ़ा रहा था, लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहा था, लगातार स्थितियाँ ऐसी बना रहा था जो भारत के लिए उचित नहीं थी, जो आयोग के प्रस्तावों के खिलाफ थी, और इसलिए जनमत संग्रह का जो मुद्दा था वो खटाई में पड़ गया। जनमत संग्रह नहीं हो पाया। 31 अगस्त 48, हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं बात करना, जनवरी की बात हुई, फिर फरवरी और अब हम अगस्त पे आ गए हैं। 31 अगस्त 48 को भारत यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया जाता है, जिसमें जनमत संग्रह पर जोर दिया जाता है। ये अगस्त 48 की बात है। ये जम्मू कश्मीर के द्वारा ये जो गठन होता है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा होता है। अब भारत और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग के सुझावों पर अमल करने के लिए जनरल चेस्टर निमिट्ज़ को नियुक्त किया जाता है। एक आर्मी ऑफिसर जिसका रैंक जनरल का था, जनरल निमिट्ज़, उन्हें नियुक्त करता है। उद्देश्य क्या? कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो समस्या है इसे सुलझाया जाए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता। दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ यह है कि एक बार ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने रख दिया तो अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करने के लिए भारत बाध्य हो जाता है। और इसी बाध्यता का परिणाम है कि भारत जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र पर हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस तरह का किसी भी तरह का हमला भारत के द्वारा किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये बात उठेगी कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद की बातों की अनदेखी की है। ये बात दूसरी है कि सुरक्षा परिषद भारत की समस्याओं का निराकरण नहीं निकाल पा रहा है।
तो अगस्त तक कोई हल नहीं निकलता है। जनरल को पदस्थ किया जाता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, और सुरक्षा परिषद कश्मीर मुद्दे पर अनेक चर्चाएं करता है, पर कोई निष्कर्ष, कोई निराकरण, कोई हल नहीं। सुरक्षा परिषद ने कश्मीर के समाधान के लिए कई मिशन बनाए, डिक्सन कमीशन, ग्राहम कमीशन आदि आदि, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक के बाद एक कई समितियां बनाई गई, कई आयोग बैठाए गए, कई दौरे हुए, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन कश्मीर किसका होगा, क्यों होना चाहिए आदि मुद्दों को लेकर समय गुजरता जाता है, और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है स्थिति और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, विषम होती जाती है। इस बीच द्विपक्षीय वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच की, इसके द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से भी हल निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। द्विपक्षीय वार्ता से तात्पर्य भारत और पाकिस्तान दुनिया के विभिन्न अन्य देशों को छोड़कर आमने सामने खुद बैठेंगे और निराकरण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान इसका हल चाहता ही नहीं था। यदि वो चाहता था तो केवल एक चीज़ कि कश्मीर उसके हाथ में किसी तरह आ जाए, और भारत का स्टैंड था कि कश्मीर का तो विलय वहाँ के महाराजा ने और वहाँ की संविधान सभा ने भारत के लिए किया है, तो विलय हो चुका है। सन 1951 आता है। देखिए, कमीशंस जो बनते हैं 57 में, 1957 में भी बने, 1951 में बने, 1958 बने, बनते ही रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हाँ, एक चीज़ जरूर हो गई कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, वो शीत युद्ध के तहत का आने वाला एक मुद्दा बन गया। सन 1951 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन युवराज, जो महाराजा हरि सिंह के परिवार से ही थे, राजा कर्ण सिंह, नाम याद रखेंगे, राजा कर्ण सिंह, इन्होंने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के संविधान बनने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, और पाकिस्तान ने इस बात पर आपत्ति उठाई सुरक्षा परिषद में। इसके बाद 1952 में पाकिस्तान के संविधान निर्माण का कार्य हुआ। वहाँ राजतंत्री व्यवस्था का अंत कर दिया गया। राज्याध्यक्ष को सदर रियासत कहा जाने लगा। अब स्थिति ये होती है कि जैसे राज्याध्यक्ष को, पाकिस्तान के राज्याध्यक्ष को सदर रियासत कहा जाने लगा, वहाँ राजनीतिक तंत्र का अंत किया गया और राज्याध्यक्ष को सदर रियासत कहा जाने लगा। भारत सरकार तथा कश्मीर सरकार के मध्य एक संवैधानिक स्थिति के बारे में समझौता होता है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कुछ अन्य प्रावधान कर रहा था, और भारत कश्मीर के शासन प्रशासन के साथ, तत्कालीन शासक के साथ अपने रास्ते आगे बढ़ रहा था। तो बड़ी एक विषम परिस्थितियां हो गई थी। कश्मीर के विदेशी मामले में प्रतिरक्षा और यातायात पर भारत का नियंत्रण था, भारत सरकार का, जैसा कि अन्य रियासतों के साथ भारत ने किया था। आपको याद होगा, प्रतिरक्षा का मामला, संचार का मामला और विदेशी मामला, इसको छोड़कर राज्यों के नरेशों को, रियासतों के नरेशों को अंदरूनी मामले में स्वतंत्रता थी। जम्मू कश्मीर के साथ भी ऐसा ही हुआ, और भारत ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए योजनाएं बनानी प्रारंभ की। 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पंचवर्षीय योजना के तहत रखा, जैसा कि विभिन्न राज्यों के लिए रखा जाता है, और भी अनेक प्रावधान हुए। लेकिन 1953-54 में थोड़ी स्थिति बदलती है, और वो है कि पाकिस्तान अमेरिका के सैनिक गुट का सदस्य बन जाता है। पाकिस्तान अमेरिका के सैनिक गुट का सदस्य बन जाता है। ये 1953-54 की घटना है। सैनिक गुट क्या है? NATO, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो NATO जो था, जिसका नेतृत्व शीत युद्ध के दौरान
जिसका निर्माण शीत युद्ध के काल में अमेरिका ने रूस पर नियंत्रण के लिए रखा था, रूस पर नज़र रखने के लिए रखा था, इस सैनिक गुट में ये प्रावधान था कि सैनिक गुट के सदस्यों में से किसी भी राष्ट्र पर यदि कोई भी हमला करता है तो सैनिक गुट के सभी सदस्य इसे अपने राष्ट्र पर हमला मानते हुए प्रतिकार करेंगे। पाकिस्तान इसका सदस्य बन जाता है। साथ ही पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का भी सदस्य बन जाता है, जो एक दूसरा गुट था इस्लामिक देशों का। पाकिस्तान का इन दो गुटों का सदस्य बनना, नाटो और वार्सा पैक्ट, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक बहुत बड़ी घटना थी और भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये सैन्य संगठन थे दोनों। और सैन्य संगठन में मैंने जैसा आपको बताया कि सभी सदस्य देश एक दूसरे को किसी हमले की स्थिति में मिलकर प्रतिकार करने का अधिकार रखते हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। भारत ने इस सैन्य समझौते के तहत तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना भी प्रारंभ कर दिया और ऐसा करते हुए उसने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान सैन्य दृष्टि से भारत के सामने खड़े होने में सक्षम हो। इस सैन्य सहायता के कारण पाकिस्तान का मनोबल भी बढ़ता है। विश्व मंच में नाटो और वार्सा पैक्ट के सदस्य देश, जिनकी संख्या लगभग 35 से 40 हो जाती है, ये लोग पाकिस्तान के समर्थन सामने आते हैं और पश्चिमी राष्ट्रों का ये गुट जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान के समर्थन में आ जाता है। इस बदलती हुई परिस्थिति में 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को स्वीकार किया। देखिए घटनाक्रम कैसे बदल रहा है। यानी ये उस बदलती हुई परिस्थितियों का परिणाम था, अंतर्राष्ट्रीय बदलती परिस्थितियों का परिणाम था, जिसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ा भारत को, इस रूप में कि भारत में विलय होने के बावजूद, भारत में विलय के दस्तावेजों में सभी तरह के कार्य होने के बावजूद भी वहाँ की संविधान सभा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने की बात स्वीकार करती है। 16 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान तैयार होता है और जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य घोषित होता है। 26 जनवरी 1957 को भारत का संविधान कश्मीर में लागू होता है। 26 जनवरी 57 को भारत का संविधान कश्मीर में लागू होता है और जम्मू कश्मीर की जो विशेष धारा का प्रावधान था 370, वो जारी रहता। कश्मीर के इस प्रकार भारत में विलय को लेकर विश्व के देशों में एक बड़ी मिलीजुली प्रक्रिया हुई। संयुक्त सोवियत संघ भारत के पक्ष में सामने आता है, भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को वैध ठहराता है और दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता है। दूसरे शब्दों में कश्मीर का मुद्दा शीत युद्ध के घटनाक्रम का एक अखाड़ा बन जाता है। 1957 में ही पाकिस्तान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत विरोधी प्रस्ताव सामने रखा, लेकिन सोवियत संघ ने सौभाग्य से उसे वीटो कर दिया, निषेधित कर दिया। वीटो क्या है, उसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा
जो समितियां गठित जो होती की जाती हैं उसके प्रावधान क्या हैं, इसका अध्ययन आप अन्य अध्याय में कर सकते हैं। फिलहाल ये समझ लें कि पाकिस्तान के द्वारा जो प्रस्ताव ये रखा गया था, भारत विरोधी प्रस्ताव, जिसके पक्ष में नाटो और बगदाद के सदस्य राष्ट्र अपना समर्थन दिए पाकिस्तान को, सौभाग्य से भारत के पक्ष में सोवियत संघ खड़ा हुआ और उसने वीटो का उपयोग करते हुए इस प्रस्ताव को निषेधित कर दिया। सन 62 के भारत चीन युद्ध के समय आपको याद होगा कि भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। चीन पाकिस्तान के मध्य एक समझौता उधर का होता है और चीन पाकिस्तान का एक नया गठबंधन सामने आता है। तो इस प्रकार भारत एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे थोड़ा सा अलग थलग पड़ता नजर आता है। यद्यपि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक तरीके से अनाधिकारिक स्तर पर नेतृत्व कर रहा था और उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 100 से ज़्यादा सदस्य राष्ट्र थे, पर ये अधिकतर राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बड़े पिछड़े हुए राष्ट्र थे, निर्धन राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र थे, नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। तो विश्व मंच में जब राजनीतिक बैलेंस की बात होती थी तो उसमें भारत थोड़ा कमज़ोर नज़र आता था और पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसा देश और नाटो के अन्य सदस्य राष्ट्र जिनकी सेना बड़ी मजबूत थी वे खड़े हुए थे। और ऊपर से चीन भी पाकिस्तान की मदद को आता है, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है और उन दोनों के बीच में गठबंधन होता है। ये घटना है 1962 की लड़ाई के बाद की। 2 मार्च 63 पाकिस्तान ने विशेष समझौते के अंतर्गत आज़ाद कश्मीर की कुछ भूमि चीन को दे दी। अब देखिए, एक और आज़ाद कश्मीर का मुद्दा ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो चुका, ऑलरेडी गहरा गया, ऊपर से आज़ाद कश्मीर के कुछ क्षेत्र को एक समझौते के तहत पाकिस्तान चीन को दे देता है। गिलगित का जो सामरिक क्षेत्र था, जो जिसको दर्रा कहते हैं, वो भी चीन को दे दिया गया। ये बहुत स्ट्रैटेजिक क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है गिलगित का इलाका, उसे भी चीन को दे दिया पाकिस्तान ने। भारत ने इस पर बड़ी कड़ी आपत्ति उठाई और आपत्ति उठाने के अलावा उसके पास अभी कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थोड़ा सा अलग थलग हो चुका था और भारत ही ने यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात सुनने के लिए भारत विवश था। कश्मीर मुद्दे पर ही 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है और ताशकंद समझौता उसके बाद होता है। पाकिस्तान की पराजय होती है युद्ध में। ताशकंद जो तत्कालीन सोवियत संघ का एक शहर था, वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के तहत कश्मीर समस्या का हल ढूंढने का एक प्रयास होता है। दुर्भाग्य से इस समझौते के तुरंत बाद ताशकंद में ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हो जाता है। यानी जो भी भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व के बीच में जो कुछ समझौते हुए थे, एक तरीके से समझौता करने वाले भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे भारत के प्रधानमंत्री का निधन होता है और फिर स्थितियां कुछ बदल जाती हैं। 1965 के बाद भी, ताशकंद समझौते के बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं होता, बल्कि और बदतर ही होती चली जा रही हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश जैसे नए राष्ट्र का उदय हुआ पाकिस्तान के टुकड़े होकर, और उसके बाद से होने वाली बहुत सारी घटनाएं इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती हैं कि कश्मीर मुद्दे को लेकर
स्थितियां बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और पाकिस्तान अब आतंकवाद का सहारा लेकर कश्मीर को जलाए रखना चाहता है, कश्मीर की समस्या में भारत को उलझाए रखना चाहता है और दिन प्रतिदिन वहाँ पे घुसपैठ के मामले, भारतीय सैनिकों के शहीद होने के मामले, पाकिस्तानी एजेंट्स के द्वारा जासूसी किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। इस तरह कश्मीर विवाद, इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और इसका समाधान ना हो पाने के कारण भारत पाक के संबंध कड़वे बने हुए हैं, सामान्य नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान तो अभी भी कश्मीर राग छेड़ता रहता है और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से, सैन्य गतिविधियों के माध्यम से छद्म युद्ध लड़ रहा है भारत के साथ। छद्म युद्ध अर्थात ऐसा युद्ध जिसमें स्पष्ट अपने को नहीं दिखाता लेकिन परोक्ष रूप से आतंकवादियों को मदद करते हुए, जैसे इसने पूर्व में कबायली सेना को मदद की थी, वह भारत के लिए सतत रूप से नासूर समस्या बन गया है। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना, उनकी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी आर्थिक मदद करना आदि, ऐसा करते हुए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सतत रूप से अशांति और अराजकता बनाए रखने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है और कोशिश भी करता रहता है। पाकिस्तान सीमा के पास जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आए दिन हम आतंकवादियों के प्रशिक्षण के बारे में सुनते हैं और ऐसी जानकारी आती रहती है कि सीमा पर ऐसे कैंपों की बहुत बड़ी तादाद में, ऐसे कैंप बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए जहां आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना प्रशिक्षण देती है भारत में घुसपैठ के लिए। और ये आतंकवादी जब तब कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, सेना के लोगों को मारते हैं, नागरिक प्रशासन को प्रभावित करते हैं और निहत्थे नागरिकों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। और ये सब क्यों? वही कश्मीर समस्या जिसकी शुरुआत हम राजा हरि सिंह द्वारा नानुकुर किए जाने के 1947 की घटना से देखते हैं। जब तक जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, जो अभी भी दृष्टिगोचर नहीं है, भारत पाकिस्तान के संबंध पड़ोसी होने के बावजूद भी कड़वे बने रहेंगे, गैर सहयोगात्मक बने रहेंगे, गैर उपयोगी बने रहेंगे। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों के बीच में जो मजबूती की बात की जाती है, सहयोग की बात की जाती है, सार्क SAARC के झंडे तले जो एक दूसरे के बीच कोऑपरेशन की बात की जाती है, वह सब मात्र एक बात ही रह जाती है। जम्मू कश्मीर की समस्या यदि इसका हल निकलता है तो दक्षिण एशिया की विश्व मंच में, दक्षिण एशिया के देशों की विश्व मंच में अहमियत बढ़ेगी, ऐसा भी विश्वास है। दूसरे शब्दों में, जम्मू कश्मीर की समस्या ने मात्र भारत और पाकिस्तान की समस्या का रूप नहीं रखा है, बल्कि वह एक पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक समस्या बन चुका है।